हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम बहुत क्लोज है, तैयारी चल रही है आप लोगों की। आपके साथ साथ हम भी आपको पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और आ गए हैं एक अनदर वीडियो के साथ। कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। बाकी सब तो कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, बट कैलकुलस में प्रॉब्लम आ रही है। तो कैलकुलस के लिए क्या किया जाए, उसके लिए हमने सोचा कि चलो बच्चों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं कैलकुलस के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, 15 नंबर का टॉपिक आता है और आपको लगता है कि यार हमें छोड़ना भी नहीं है, कुछ कुछ करना है। कुछ कुछ से मतलब एमसीक्यू करना चाहते हो क्योंकि इजी है, तो इस वजह से एमसीक्यू सीरीज लेके आ चुके हैं। तो पहला है डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज पर ही बेस्ड आपके एग्जाम में मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे। जब पेपर दे के आओगे ना तो याद करोगे मुझे और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर आपने जो बताया था वैसा ही आया है, मतलब उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आए हैं, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बनता है, बहुत बनता है क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बस कि कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको आता भी होगा ये क्वेश्चन, आपको आता होगा, मुझे पता है आपको आता होगा। साथ साथ सॉल्व करो और आंसर भी बताते जाओ। ये अगर सीएक्स हमें दे रखा है, तो अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट पर पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 30 आ गया, ठीक है जी। ये क्या आ गया, ये जो निकल के आ गया डेरिवेटिव, इसी को ही तो मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। यही तो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और वो ये कह रहा है कि 10 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी। तो बस यहां से आप निकाल दो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 30 और 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। ठीक है ना, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में इस बार भी मिलेंगे। तो 50 रुपीज आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी आगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं, बढ़िया तरीके के करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया इसमें। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें से, आपके अप्लाइड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, तो वो सारे कवर करवा दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चले आगे, चलो। फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 1/x, बोला गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये बताना है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है हमें ये बताना है, ठीक है ना। चलो, फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, dy/dx। इसका डेरिवेटिव आ जाता है माइनस का 1/x²। कैसे आया, क्वोशिएंट रूल से। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से याद करवाए हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि f डैश x, जो डेरिवेटिव किया है हमने fx का, वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब यही तो है हमारा f डैश x, यही तो है हमारा f डैश x, ठीक है ना। तो ये चीज लेस देन 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब माइनस का 1/x² लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये लेस देन 0 होगा, बिल्कुल होगा। देखो x² हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा और ये माइनस ऊपर लग रहा है, तो नीचे वाला प्लस है ऊपर वाला माइनस है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा माइनस देगा। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव डाल दो तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डाल दो तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। माइनस इंफिनिटी से 0 कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। 0 नहीं होगा बस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता ना, वो तो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर तो 0 अगर हो गया तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। और उसके बाद एज वेल एज 0 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू डाल दो, आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में, मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। तो प्रैक्टिस करके जाओ। जिन बच्चों को कैलकुलस से डर लगता है और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर कैलकुलस में, उनसे बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर नहीं होते हैं सॉल्व, ठीक है ना, और वो छोड़ना भी नहीं चाहते कैलकुलस को, तो ये वाले एमसीक्यूज करके चले जाओ, 4-5 नंबर बन जाएंगे आपके कैलकुलस में से, ठीक है ना। अब बिल्कुल भी नहीं आता समझ में तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बट जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कैलकुलस वो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है जी। चलें आगे, चलो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, वही टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले टॉपिक में से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सिंपल इसमें बोला गया है कि हमें इक्वेशन बनानी है टेंजेंट की। इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, उसमें बस क्या डिफरेंस होता है, इक्वेशन बनाने के लिए y माइनस वाई वन
इक्वल टू dy अपॉन dx, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, x माइनस x1। ये हमारी एक इक्वेशन होती है जो आप 11th में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ के आते थे, बस यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह पर m होता था। तो चलो सबसे पहले हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब यहां सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो dy अपॉन dx कितना आ गया? देखो, खाली वीडियो देखो मत, पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर मैच करो कि सही आया ही नहीं आया, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस x का हो जाएगा 1। क्लियर है इतनी बात? हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है 1,2 पर निकालो स्लोप कितनी आएगी। तो y तो इसमें है ही नहीं है, सिर्फ x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। स्लोप आ गई है, पुट कर दो। ये जो हमें 1,2 दे रखे हैं, ये जो 1,2 है ये पॉइंट है, ये x1 y1 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बन गई आपकी ये, तो y माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 1, ठीक है ना। 4x माइनस 4, सॉरी, दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 4x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 2 कह सकते हो आप। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई टेंजेंट की। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया, मजेदार। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर पूछ लेता है तो कुछ नहीं करना, बस ये dy अपॉन dx की जगह पर आ जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx। पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, ठीक है ना। और जो PYQs भी करवाए हुए हैं, इसके कैलकुलस के सारे PYQs करवाए हुए हैं। ये सिर्फ MCQ डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हमने कैलकुलस के बड़े क्वेश्चन हो, छोटे हो, असर्शन रीजन हो, केस स्टडी हो, सब डिस्कस करी है PYQ सीरीज में अपने। ठीक है जी, तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको कैसे बताया। चलो ये देखो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और डबल डेरिवेटिव का कंबाइंड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने एक ब्लूप्रिंट भी बनाया हुआ है, जिसने अगर नहीं देखा ब्लूप्रिंट जाके देखो, ब्लूप्रिंट जाके देखो, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं कि किस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, कंबाइंड होके भी आ सकता है। तो यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा आपका 2at। अब y इक्वल टू 2at, इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा आपका 2a। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल दो। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, तो 2a अपॉन में 2at, इससे ये कट गया, तो 1 अपॉन t आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, डबल डेरिवेटिव पूछा है। डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, 1 अपॉन टी का डबल डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहां पर गलती होगी, अब यहां पर गलती होगी। देखो, एग्जामिनर ने भी कुछ 1 अपॉन टी स्क्वायर करके दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बट आंसर यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं खत्म है, सुन लो ध्यान से। ये हमने जो डबल डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, बट यहां पर दिया था 1 अपॉन टी, तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल के हिसाब से फिर यहां पर टी का भी तो होगा, तो टी का जब होगा तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी। देखो, dx अपॉन dt की वैल्यू 2at थी, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 2at, रेसिप्रोकल हो गया, तो इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन 2at क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा इसमें। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आ गया, देखो ऐसा, इफ x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू 2at, dx बाई dt निकालो, कितना आएगा? 2a आएगा। y इक्वल टू at स्क्वायर है, तो dy अपॉन dt कितना आ जाएगा? 2at। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन वैसा ही है, मिलता जुलता, बट इसमें देखो क्या है, dy अपॉन dx निकालोगे तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस, तो इस बार 2at अपॉन 2a होगा, तो इस बार यहां पर t बचेगा सिर्फ। डबल डेरिवेटिव कर देंगे, कितना आ जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव, तो जब t का करेंगे तो dt बाय dx आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी? dx बाय dt की वैल्यू यहां से थी 2a, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन 2a। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये x इक्वल टू 1/2 पर जो वैल्यू पूछ रहा था ना, कंफ्यूज करने के लिए, इसमें तो कहीं x है ही नहीं है, तो बस यही आंसर है इसका। ठीक है जी, बढ़िया। चलो
वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट बना लो। टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर्मूला होता था ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1000 टोटल कॉस्ट आ गया। इससे पहुंचो एवरेज कॉस्ट पर। एवरेज कॉस्ट में क्या करते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो x प्लस 2 प्लस 10,000 अपॉन एक्स। अब क्या करना है जी, वो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो वो कह रहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो इसका मतलब हमें एवरेज कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10,000 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कैसे कर दिया ये डेरिवेटिव मैंने, 10,000 तो बाहर आ गया कॉमन, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ गया। ठीक है ना, मिनिमम दिखाना है, 0 के इक्वल कर दो, 1 माइनस 10,000 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10,000 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 100, क्योंकि यहाँ पर x जो होता है वो यूनिट्स होते हैं, वो नेगेटिव होते नहीं है, तो हमें पॉजिटिव लेने हैं, तो बस x की वैल्यू 100 यूनिट्स पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, बढ़िया सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। चलें आगे, चलो जरूर देख के जाना ये वाली वीडियो एग्जाम से पहले ना, प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। चलो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है हमें क्या, x इक्वल टू 75 माइनस 3p, ये हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले यहां से क्या करते हैं, p की वैल्यू को अलग करते हैं, 75 माइनस एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू p। ये जिसको समझ में आया डायरेक्ट, इसका मतलब उसको मैथ्स पढ़ने का फायदा है उसका, ठीक है ना, नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है आपका। क्या किया ये मैंने, x माइनस 75 अपॉन माइनस थ्री ऊपर भेजा, ये इंटरचेंज हो गए, तो ये p की वैल्यू आ गई। रिवेन्यू फंक्शन निकाल लो, रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, p मल्टीप्लाई x होता है, p मल्टीप्लाई x होता है ना, चलो मल्टीप्लाई x कर दो, कितना आ जाएगा ये 75x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये क्या आ गया, रिवेन्यू फंक्शन आ गया। कॉस्ट फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, टोटल कॉस्ट गिवन है, वो कह रहा है मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को, तो सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालो, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन होता है प्रॉफिट फंक्शन, तो 75x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 100 माइनस 3x, साइन चेंज हो गए अंदर जाके, ठीक है ना। चलो ये px है, ये प्रॉफिट फंक्शन निकल के आ रहा है अभी, इसको मैक्सिमम तो अभी करेंगे हम बाद में, पहले निकाल लेते हैं जितना सॉल्व हो सकता है। 75x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 300 और माइनस में 9x, एलसीएम ले लिया, ठीक है जी, एलसीएम ले लिया। क्लियर है इतनी बात, अब इसका डेरिवेटिव करो, चलो इसका डेरिवेटिव करो पहले, और तो सॉल्व नहीं हो रहा, ये हो रहा है px इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 66x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 300 अपॉन में 3। अब करो इसको, ये हो जाएगा 22x माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस में 100, कर दो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दो। मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाना है ना कि x की वैल्यू पर क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, तो डेरिवेटिव करोगे तो 22 आएगा, माइनस में ये आ जाएगा 2x बाय 3, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का किया 2x और नीचे तो 3 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, 0 के इक्वल पुट करते हैं इसको, यहां से x की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा आपका 66 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x आ गया आपका कितना 33, x 33 आ गया ना सीधे, x आ गया आपका कितना 66 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 33 यूनिट्स, ठीक है ना, 33 यूनिट्स आ गई। एक बार वैसे तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही पूछा है, तो एक बार डबल डेरिवेटिव करके देख लेना, वैसे तो जरूरत नहीं है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जब डबल डेरिवेटिव करोगे इसका, तो पीएक्स कितना आया था हमारा, ये आया था, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2/3, तो ठीक है, लेस देन 0 है, मैक्सिमम प्रॉफिट ही आएगा 33 यूनिट्स पर, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। 1 मार्क्स के हिसाब से ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, तो वीडियो देखना पूरी, आपके फायदे के लिए ही बना रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। चलो मैक्सिमम प्रॉफिट कह रहा है कि प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p इज द प्रॉफिट इज रुपीस
59। चलो पहले चेक करते हैं, करते हैं कि असर्शन ठीक है या गलत है। पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो p डैश x निकालो, ये 0 हो गया, ये 24 हो गया और ये हो गया 16x। तो यहां से आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो 24 माइनस 16x, तो 16x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आ गई 24/16। 8 3 जा 8 2 जा, तो 1.5 आ गई वैल्यू, है ना। 1.5 x की वैल्यू आ गई। अब वो ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तो होगा। तो चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट फंक्शन में डाल के चेक कर लो। तो 41 प्लस 24 मल्टीप्लाई x की वैल्यू में 1.5 ना डाल के 3/2 डाल देता हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका कितना 12, तो 12 3 जा 36 माइनस 2 2 जा 4, 4 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 18 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 36 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 41 और 18 को जब ऐड करेंगे तो 41 और 8 कितना हो गया, 49 प्लस 10 59। ठीक है, असर्शन तो ठीक है भाई साहब, रुपीज में 59 आ रहा है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, असर्शन भाई साहब तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे रीजन में क्या बोला है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a इफ p डैश a इक्वल टू 0। ठीक है, वही काम हमने किया था ना, यहाँ पर p डैश x था, हमने उसको 0 के इक्वल पुट किया, x इक्वल टू a पर मैक्सिमम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमने यहाँ पर p डबल डैश x ग्रेटर देन 0 लिया था क्या, नहीं ना। क्योंकि जब मैक्सिमम का केस होता है, मैक्सिमम के केस में डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। उल्टा होता है ये डबल डेरिवेटिव में, ये याद रखने की ट्रिक होती है थोड़ी सी, कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम आएगा प्रॉफिट। और अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो मिनिमम है। तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम है, लेकिन वो लेस देन 0 पर था, ग्रेटर देन 0 पर नहीं है। तो जो रीजन है ना, रीजन भाई साहब तो गलत है, रीजन भाई साहब तो गलत है। तो जब रीजन गलत है तो कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होता है ना, कि रीजन इज करेक्ट या रीजन इज ट्रू, और असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो वो आपका ऑप्शन होगा इस पे, क्योंकि असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़िया, मजे आ रहे हैं। चलो ये तो सिंपल फॉर्मूला है यार, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, बहुत बार बताया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन क्या होता है, हम एवरेज कॉस्ट का जब डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, जब एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करते हैं, इसको डायरेक्ट लर्न करो भाई, तो ये 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट के इक्वल आता है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने एक प्रूफ भी किया था, PYQs में करवाया था वो मैंने। ठीक है ना, तो इस पर भाई डायरेक्ट इसको लर्न करो, इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन बन सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है या कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। और एवरेज क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, जब किसी भी चीज का डेरिवेटिव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल वर्ड आ जाता है, तो इसको हम मार्जिनल भी कह सकते हैं, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है ना, MAC, तो ये MAC इक्वल टू 1/x MC माइनस AC, ऐसे भी करके ऑप्शन आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। MAC का मतलब क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, जो कि निकल के आता है एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करके। क्लियर है इतनी बात। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के तो आपको पता है कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा और MCQ में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। fx आपको गिवन है कितना, x प्लस 2 e की पावर माइनस x, तो f डैश x कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, जैसे मर्जी कर लो, पहले किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव कर लो, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस, फिर अपोजिट। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको रखते हैं एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, फिर चेन रूल से माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 बचेगा। क्लियर है इतनी बात। फिर आएगा प्लस, फिर हम यहाँ पे करेंगे x प्लस 2 का डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 1 और e की पावर माइनस एक्स एज इट इज। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है जी इतनी बात।
अब e की पावर माइनस एक्स हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर से क्या बचेगा, देखो ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, इन दोनों के साथ जाएगा तो माइनस एक्स माइनस टू, और यहां से बचेगा प्लस का वन। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स यहां से आ गया माइनस एक्स माइनस वन। क्लियर है इतनी बात? ये आ गया आपका क्या, एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स आ गया। वो कह रहा है इंक्रीजिंग, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, किस इंटरवल में होगा, आओ पता करते हैं। e की पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, हमेशा पॉजिटिव होगा ये। ठीक है ना, तो यहां से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा आपका x की वैल्यू माइनस वन आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू माइनस वन आ गई यहां से निकल के। क्लियर है इतनी बात? बताओ इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हो गई इतनी बात क्लियर? अब देखो यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस वन, बेबी कब मेथड पढ़ा रहा हूं, बेबी कब मेथड नहीं समझ में आता अगर आपको, सबसे इजी है और बहुत काम का है, आना चाहिए आपको, आगे आपको सीयूईटी में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत फायदेमंद होता है ये। माइनस वन से बड़ी वैल्यू क्या रखें, कुछ भी रख लो, टू रख लो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर टू रख दिया तो ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव ही होता है हमेशा, इसको तो छोड़ ही दो। अगर हमने यहाँ पर टू रखा तो ये माइनस टू और ये माइनस वन, तो माइनस का थ्री आ गया। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जीरो रख के देख लो, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो ये फंक्शन मेरा नेगेटिव ही हो गया ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कितना हो गया, तो ये तो फंक्शन हमारा नेगेटिव ही आ गया, तो यहां पर तो ये नेगेटिव है। और इस तरफ वैल्यू रख के देखते हैं, क्या रखें, माइनस थ्री रख लो, एक्स की जगह पर माइनस थ्री रखो, तो ये कितना आएगा आपका, थ्री माइनस वन, टू पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में होगा इंक्रीजिंग। बट यहां तो इन्होंने कुछ और ही दिया हुआ यार, इन्होंने तो माइनस वन से इंफिनिटी दिया हुआ है, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है, गलत है, असर्शन तो गलत है जी। रीजन देख लेते हैं एक बार, रीजन में क्या बोला है, अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो तो बात सही थी, वो तो बात सही थी। देखो वैसे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है इंक्रीजिंग पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर होता है हमारा एफ डैश एक्स क्या, जीरो, बट वो डिपेंड करते हैं कि एमसीक्यू में किस तरीके से जो है वो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से लगा के आना। अगर वैसे दो या तीन नंबर में आता है तो आपको बताया हुआ है मैंने कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पर ओपन ब्रैकेट आते हैं, और इंक्रीजिंग पर और डिक्रीजिंग पर क्लोज आते हैं। ठीक है ना, यहां पर रीजन सही है, यहां पर इसके हिसाब से रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो आप अपने हिसाब से यहां पर टिक लगा सकते हो, ऑप्शन जो भी लिखे होते हैं। आपके सामने सॉल्व किया है असर्शन, बट गलत आ रहा है, हमारे हिसाब से इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में होना चाहिए, माइनस वन से इंफिनिटी पर तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, तो असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, तो एफ एक्स को हम वाई ले लेते हैं सीधे, है ना, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एक लॉग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगती है। वैसे आपके सिलेबस में से ये कट है, कट है, बट एक आधा क्वेश्चन वो एक नंबर में दे भी सकते हैं गलती से, गलती से। ठीक है ना, वैसे कट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे वन, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां पर लगा दो अपना वही प्रोडक्ट रूल, एक्स का वन हो जाएगा लॉग एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो इससे ये कट गया, वन बचा, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, डेरिवेटिव निकल के। अब हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं ना, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना हमें, तो ये जीरो के इक्वल पॉइंट हमें तो डिक्रीजिंग पता करना है, तो ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना, लेस देन जीरो होगा, नहीं होगा डिक्रीजिंग वाला, ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी कह सकते हो आप लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, डिक्रीजिंग के केस में, बट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे क्या है, उसके हिसाब से हम अपना आंसर बताएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है डिक्रीजिंग के केस में,
क्लियर है? अब देखो यहाँ पर लेस देन का मतलब ये है कि x की पावर x जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में होगी तो ये पूरा नेगेटिव देगा, लेस देन 0 देगा। तो इसका मतलब log x प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब log x लेस देन -1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log इधर जाके हो जाएगा e की पावर में, ये मतलब e को 1 को e की पावर में भेज देगा। पता है आपको ना, ये पता है ना कि log उधर जाके क्या हो जाता है, e की पावर में ऐसे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में e, यानी कि x की वैल्यू 1 अपॉन e। अब देखो यहां पर अभी आंसर मैं आपको बता दूंगा कि हमें ग्रेटर देन 0 लेने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। वैसे डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू 0 आता है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0 आता है। बट अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं ले सकते, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने आगे पढ़ा नहीं, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब 0 तो होगा ही नहीं वो, तो लेस देन 0 रखो। x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं ले सकते ना हम, यहाँ पर हम, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना? तो ये है x की वैल्यू 1 अपॉन ई से छोटी और x की वैल्यू 0 से बड़ी, जो कि क्वेश्चन में बोला था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है ये कि x की वैल्यू 1 बाय ई से छोटी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इंटरवल क्या होना चाहिए, तो इंटरवल क्या होगा, वो डिक्रीजिंग किस में होगा, 0 से लेके 1 बाय ई। ठीक है, देखो ओपन ब्रैकेट आएगा दोनों में, क्योंकि कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 बाय ई से छोटी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। डिक्रीजिंग बताना था, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, इसका मतलब डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि dy अपॉन dx लेस देन 0 या f डैश x लेस देन 0। वो कब होगा, x की पावर x जो है हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब इस पूरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसको नेगेटिव रख दिया लेस देन 0, उससे ये वैल्यू निकाल दी और ऑप्शन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x। तो इसका मतलब यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4x माइनस का 5। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 9। ये जो ये अभी dy अपॉन dx निकल के आया है, इसको बोला जाता है टेंजेंट की स्लोप। तो नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन में dy अपॉन dx। तो इसका मतलब -1 अपॉन में -9, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन में 9 आ गया आपका, नॉर्मल की स्लोप आ गई। ठीक है ना, किसकी स्लोप आ गई, नॉर्मल की स्लोप। और यहां पर वो कह रहा था कि जो स्लोप है वो -1 आनी चाहिए, तो रीजन गलत है, सॉरी असर्शन गलत है, असर्शन गलत है। रीजन पूछ रहा है कि रीजन क्या है, रीजन को पहले चेक करो कि रीजन सही है। अब देखो यहां पर मैंने आपको अभी बताया था कि x माइनस वाई माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन में dy अपॉन dx x माइनस x1, ये होती है किसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस स्लोप में क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या हो जाता है कि यहां पर -1 अपॉन dy अपॉन dx की जगह पर सिर्फ dy अपॉन dx होता है, बाकी सारा सेम। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, बाकी सारा सेम, बस यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या है, ये उस पर वैल्यू होती है जो पॉइंट हमें गिवन होता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा गिवन है, तो हम अल्फा और बीटा पर वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसका मतलब y माइनस बीटा लेना है हमें यहाँ पर, और ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx अल्फा और बीटा पर क्या वैल्यू होगी, है ना, और x माइनस अल्फा। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस बीटा और y माइनस बीटा dy अपॉन dx
अल्फा और बीटा पर वैल्यू जो होगी इक्वल टू में माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, उसको इधर ले जाके प्लस कर देंगे तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? ये बनेगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्लोप। तो क्या यहां पर बोला है रीजन में यही बन रही है, देखो एक्स माइनस अल्फा प्लस में dy अपॉन dx अल्फा बीटा पर मल्टीप्लाई y माइनस बीटा इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बन रही है। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ना हमारा रीजन, रीजन तो करेक्ट है, रीजन तो करेक्ट है, असर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने चेक करके दिखा दिया सब कुछ, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं बता दिया आपको हवा में, करके दिखाया है। तो ये सिर्फ आपको क्या याद रखना है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये चार चीजें देख लो। इस पर भी क्वेश्चन एक आधा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल में से क्वेश्चन आया ना तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इजी सा, चार आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे उससे, सिर्फ चार चीजें याद करने से। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना, इंक्रीजिंग कह रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ए की पावर एक्स लॉग ए ग्रेटर देन 0 होगा। केस बना लो, ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और साथ में लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा। या फिर ए की पावर एक्स लेस देन 0 होगा और लॉग ए भी लेस देन 0 होगा, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? लॉग जो होता है वो लेस देन 0 नहीं लेते, हम उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो अगर ये नेगेटिव नहीं है तो ये वाला केस ही कट गया, ये वाला केस ही कट गया। इसका मतलब ए की पावर, देखो यहां से अब लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है जी, लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंडीशन पूछ रहा है वो क्या होनी चाहिए। हमें ये पता है कि log 1 0 होता है, इसका मतलब यहां पर अगर मैंने 1 रखा तो वो तो 0 हो गया, बट वो ये कह रहा है कि log a की वैल्यू 0 से बड़ी बताओ। तो इसका मतलब a जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी यहां पर log a की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये ऊपर से जा रहा है सब कुछ, समझ लो ध्यान से ये वाली बात। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा नंबर अगर आएगा तो उसकी वैल्यू, जैसे log 2 log 3 log 5, इनकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब a को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। लॉजिक का क्वेश्चन था ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है भाई साहब कि आप रट के चले जाओगे, इसको समझने वाला क्वेश्चन था ये। पहले डेरिवेटिव किया, इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब a की पावर x log a ग्रेटर देन 0 होगा। दो केस बन सकते हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तभी ये पूरा पॉजिटिव आएगा, या ये दोनों नेगेटिव हो तब ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। log a लेस देन 1 जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब log a 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, और 0 से बड़ा लेने के लिए a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। चलें आगे। सिंपल फॉर्मूला पूछा यार, इसमें तो और कुछ भी नहीं है, ये तो हमने अभी यूज किया है कितनी बार। प्रॉफिट फंक्शन को निकालने के लिए रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन करते हैं, इसमें तो क्या ही बताना है, फॉर्मूला था सीधे सीधे, ठीक है ना। बट देख लो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया। डबल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया ना, डिफरेंशिएशन में से अगर क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर देखो y इक्वल टू ए ई की पावर 5x प्लस बी ई की पावर माइनस 5x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 5a ई की पावर 5x। ए कांस्टेंट है एज इट इज रहा, e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x और फिर 5x का 5 हो गया। ऐसे यहां पर करेंगे तो ये बनेगा आपका। अब ये माइनस का साइन कहां से आ गया, जब e की पावर माइनस 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर माइनस 5x होता है, फिर माइनस 5x का डेरिवेटिव होता है माइनस 5 चेन रूल से, तो ये माइनस 5 ही रहा। 5 को कॉमन निकालेंगे
तो ये आएगा ए। अच्छा हमें तो डबल डेरिवेटिव करना है, चलो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पता करनी है हमें, तो करो इसको दोबारा डेरिवेटिव। ये हो जाएगा 25 ए ई की पावर 5x, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 बी ई की पावर माइनस का 5x। यहां से देखो तो 25 कॉमन आ रहा है, अंदर से बचेगा ए ई की पावर 5x प्लस बी ई की पावर माइनस का 5x। इसकी वैल्यू ध्यान से देखो तो y थी, तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव निकल के। इस पूरे की वैल्यू y थी ना, तो a आ गया निकल के आपका ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। ये तो सिंपल है यार, क्वेश्चन सिंपल है। मार्जिनल रिवेन्यू पर जाना है। मार्जिनल रिवेन्यू पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू पर जाने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, रिवेन्यू फंक्शन का, यही करते हैं ना। तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव कर देंगे किसका, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो मार्जिनल रिवेन्यू पर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है ना, मार्जिनल रिवेन्यू पर। तो 3 2 जा 6x प्लस 36, ये आ गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू। वो ये कह रहा है कि x इक्वल टू 15 पर वैल्यू बताओ उसकी, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36, यानी कि ये आ गया आपका 90 प्लस 36, यानी कि रुपीज में 126। क्लियर है इतनी बात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछ लिया जी, अब ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है यार, अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। लीस्ट वैल्यू कह रहा है ए की, सच दैट द फंक्शन एफ एक्स। ध्यान से समझ लो ये वाला क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, दोबारा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव इसका आया 2x प्लस ए, ठीक है ना। अब मेरी एक बात सुनो, जब मैं इंटरवल फाइंड करता हूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पर, तो मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं ना। बताओ, इसको जीरो रख के, इसको जीरो पुट करके x की वैल्यू तो निकालता हूं मैं। कैसे, इसको जीरो पुट किया तो यानी कि x की वैल्यू यहां से आ गई माइनस का a/2। वही कह रहा है कि a की लीस्ट वैल्यू बताओ कि इस इंटरवल में 1 से 2 में ये इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन। इसका मतलब ये जो इंक्रीजिंग है 1 से 2 में, ये x की वैल्यू तो होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो होते हैं ये जो इंटरवल दिया होता है हमें, ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो x की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं, अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं यहां पर, तो ये माइनस ए जो निकल के आएगा वो 2 आ जाएगा, यानी कि ए जो निकल के आया वो -2 आ गया, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर इंक्रीजिंग का केस है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, होगा नहीं होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मुझे बताओ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, अरे होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान से देखो, तो ए की वैल्यू मैं -2 ना कह के, अगर मैं ये कह दूं, क्योंकि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में, यानी कि 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू -a/2। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट कर दी, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, a मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन -2, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ऐसे ही x ग्रेटर देन -a/2 है, अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो यहां से a की वैल्यू ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। a की वैल्यू -2 से बड़ी है, देखो a की वैल्यू -2 से बड़ी है और -4 से भी बड़ी है, तो कॉमन रीजन क्या होगा, -2 से इंफिनिटी होना चाहिए a के लिए, a बिलोंग करेगा -2 से इंफिनिटी। तो a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो लीस्ट वैल्यू होगी a की, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -1। क्लियर है इतनी बात, बताओ इतनी बात क्लियर है। क्या किया हमने, एफ डैश एक्स निकाला, उसको ग्रेटर देन 0 रखा, क्यों रखा, क्वेश्चन में बोला था इंक्रीजिंग है,
किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? 1 से 2 में। ये 1 से 2 में जो इंटरवल होता है ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं हमारे, उससे ही तो हम इंटरवल फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू जो होती है, तो इसका मतलब एक्स की जगह पर एक बार 1 और 2 रख के चेक करेंगे कि ए क्या आ रहा है। ए की वैल्यू -2 से बड़ी आ रही है, ए की वैल्यू -4 से बड़ी आ रही है। कॉमन दोनों में -2 से इंफिनिटी आएगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की -2। सिंपल। सॉरी -2 था ये, -1 कहां से आ गया? -2 आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है? x की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 82 माइनस पी, तो p निकाल लेते हैं, आ जाएगा 82 माइनस एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन निकाल लो, 82 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 82x माइनस में एक्स स्क्वायर। टोटल कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है, तो वही है कि रिवेन्यू फंक्शन में से माइनस कर दो टोटल कॉस्ट। ये आ जाएगा आपका कितना? 18, कितना आएगा ये? 22 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100, ये बन गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है जी, प्रॉफिट फंक्शन बन गया। मैक्सिमम दिखाना है तो सबसे पहले तो इसको डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 22 आ गया, माइनस का 2x आ गया, जीरो रख के x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 11 आ गई। वैसे तो आंसर आ चुका है आपका कि डी ऑप्शन होगा 11 यूनिट्स। बाकी मैक्सिमम के लिए हम क्या कर देते हैं कि डबल डेरिवेटिव करके एक बार देख लेते हैं। डबल डेरिवेटिव करोगे माइनस का 2 आएगा जो कि लेस देन 0 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा x इक्वल टू 11 यूनिट्स पर, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा। चलो पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में भी बन सकता है और 1 नंबर में भी बना हुआ है, बट दोनों को करने का तरीका अलग होगा। पीवाईक्यूज में करवाया हुआ है बड़ा क्वेश्चन ऐसा 3 नंबर का। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसमें करेंगे स्मार्ट वर्क। कैसे? देखो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि इनमें से जो ये पॉइंट दे रखे हैं ये इस कर्व पर लाई कर रहे हैं, ये इस कर्व पर लाई कर रहे हैं। तो 2√2,4 क्या यहां पर लाई कर रहा है? देखो 2√2 का स्क्वायर करो और 2 मल्टीप्लाई 4 करो, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8, यानी कि ये तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो लाई कर रहा है, सेकंड वाला नहीं कर रहा, थर्ड वाला कर रहा है, डी वाला भी देख लो कर रहा है। इसका मतलब ए सी डी में से आंसर होंगे, बी तो गलत है, बी तो गलत है। अब क्या करें? अब देखो वो ये कह रहा है कि विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, वो पॉइंट बताना है जो इस कर्व पर भी लाई करता हो और इस पॉइंट से नियरेस्ट हो, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, इसको माइनस करो इससे, जैसे 2√2,4 एंड 0,5 के बीच में डिस्टेंस पता कर लो कितनी आएगी। तो डिस्टेंस देखो, 0 माइनस ये करोगे उसका स्क्वायर करोगे, कितना आएगा ये? 2√2 का स्क्वायर बचेगा ये माइनस में, प्लस 5 माइनस 4 करोगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा। तो सिंपल ये 8 आ जाएगा, ये 1 और ये 9 आ गया, तो √9 आ गया 3, तो ये तो 3 आ गया, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस 3 आ गई, हमें चेक करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी तो हट ही गया, सी को देखो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में 0 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया, तो ये आ गया 5, ये आ गया 3। इसका मतलब मिनिमम तो यही आ रही है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन भी कट गया। अब तो सी ऑप्शन भी गया। अब आ जाओ डी ऑप्शन पर। ये होता है स्मार्ट वर्क करने का तरीका फर्स्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में, बट अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया तो दूसरे तरीके से करना है, वो पीवाईक्यूज में पढ़ाया हुआ है। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 9 यानी कि 13 अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 से तो बड़ी आनी चाहिए। 3 से तो बड़ी आएगी इसकी वैल्यू या नहीं? हाँ हाँ बड़ी आएगी यार, √9 है वो √13 है, तो √9 ही तो बड़ा होता है और थोड़ी छोटा होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो जो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट मतलब बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस होगी उनके बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है जी। ऐसे करना ये स्मार्ट वर्क से ये वाला क्वेश्चन। इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है जी। ऐसे तो क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं।
2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। तो f डैश x आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। 6 को बाहर रखा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फैक्टर्स कर लो इसके। तो ये आ गया आपका x प्लस 2 और x प्लस 1। तो यहां से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे आपके वो आ जाएगा -1 और -2। क्रिटिकल पॉइंट्स 0 के इक्वल पुट करके मैंने निकाल दिया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो बस इसको। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहां आ जाएगा माइनस का 2, यहां पर माइनस का 1। एक्स के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये होता है वेवी कर्व का फायदा। एक नंबर के क्वेश्चन में कितना जल्दी कर लिया। वो कह रहा है कि डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस इंटरवल में देगा, तो इसका मतलब -2 से -1 क्लोज्ड में। देखो यहां पर अब ब्रैकेट्स में देखो क्लोज लगा हुआ है, तो डिक्रीजिंग वाले में क्लोज और इंक्रीजिंग वाले में भी क्लोज लगता है। तो -2 से -1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो -2 से -1 के बीच में ये देगा हमें क्या, डिक्रीजिंग। ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड, पीछे से प्लस का साइन लगाया हमने, क्यों, क्योंकि ये एक्स के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव थे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो -1 से इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, पता लग जाएगा ये पॉजिटिव है। -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, पता चल जाएगा। और ऐसे पता कर लो, नहीं तो वेवी कर्व मेथड की वीडियो देख लो, आधे घंटे की वीडियो है, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है इतनी बात। फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मैंने आपको बताया ना, स्लोप पर क्वेश्चन और इक्वेशन बनाने पर क्वेश्चन, टेंजेंट एंड नॉर्मल से यही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बस इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो स्लोप निकालने के लिए हमें पहले, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो डेरिवेटिव निकाल लो पहले। तो ये आता है स्लोप, जो डेरिवेटिव करके जो आता है ना, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। 8x माइनस का 14, ठीक है, 8x माइनस का 14, 4 है ना वो, हाँ ठीक है। 8x माइनस का 14 प्लस 0। तो यहां पर dy अपॉन dx, x इक्वल टू 5 पर पता करना है। तो 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 14, यानी कि 40 माइनस 14 इक्वल टू 26। अगर बोला जाता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो तो आंसर यहां खत्म हो जाता, बट बोला गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना है, dy अपॉन dx को ऐसे लिखना है, माइनस का 1 अपॉन में dy अपॉन dx। तो इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन में 26। ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर सी भी डाला गया है, बट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसमें पूछा है नॉर्मल और टेंजेंट की स्लोप, तो इसमें आप करो वो काम, इसमें करो बस, खाली dy अपॉन dx निकाल के x की वैल्यू डाल दो। तो यहां से x की वैल्यू डाल दो। देखो यहां पर मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, बट आपको एग्जाम में नहीं करना ये, ठीक है ना। वो एमसीक्यू है, फटाफट करो अपना, सॉल्व खत्म। 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 21 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 8, यानी कि 76। 76 आ गई स्लोप, बी ऑप्शन हो गया इसका। बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देंगे वो। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अब एग्जाम टाइम में, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू नहीं करवाया जा रहा। यहाँ पर इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। देख लो, मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था ना कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं वो, अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आया मैक्सिमम और मिनिमम में से। तो अब यहां से dy अपॉन dx निकालो, ये आ जाएगा 2x माइनस का 8। अब क्या किया जाए इसमें, x तो रियल है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर क्या करो, 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो, 4 आ गई। मिनिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 a के आ रही है, यही मिनिमम होगी। बट एक बार हमें क्या करना है, चेक जरूर कर लेना है, चेक जरूर कर लेना है फिर भी, ठीक है ना। देखो यहां पर चेक करने के लिए कह रहा हूं, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है। हमें पता है कि a की क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो यही मिनिमम होगा, ठीक है ना, यही मिनिमम होगा। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बचेगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम होता है, बात खत्म। बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17,
इसमें वैल्यू डाल दो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 17, यानी कि 16 माइनस 32 प्लस 17, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। 16 माइनस का प्लस 17, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। यहां पर देखो इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला है इंक्रीजिंग एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, प्रोडक्ट में है ये दोनों। सबसे पहले तो डेरिवेटिव कर लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, सेकंड वाला एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, फिर इसका हो जाएगा माइनस का 1, इसका आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है? अब यहां से क्या किया जाए, e की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंदर से बचेगा 2, यहां से बचेगा माइनस का x। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, एक बार तो x इक्वल टू 0 ले लिया, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो छोड़ ही दो, यहां से x आ रहा है ना, यहां से तो नहीं आ रहा, और यहां से आ जाएगा आपका x की वैल्यू 2, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, वेवी कब मेथड लगाएंगे और खत्म कहानी, 0 और 2। अब देखो x का कोफिशिएंट यहां पर नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव करने के बाद अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाता है, यहां पर इसकी बात नहीं कर रहा, यहां पर भी नेगेटिव आ रहा है वैसे तो, ठीक है ना, तो नेगेटिव आ गया x का कोफिशिएंट। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ, क्या किया जाए, पीछे से साइन माइनस का आएगा, ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग तो हमारा 0 से 2 के बीच में आ रहा है, 0 से 2 के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो गया जी, डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है ना, साइन पीछे से लगेगा माइनस प्लस माइनस, अगर कंफ्यूज होती है आपको तो वैल्यू डाल के देख लो, 2 से 3 डालो, 3 डालोगे ये कितना आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पूरा नेगेटिव आ गया, 0 से 2 के बीच में 1 डाल दो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, ऐसे डालनी है आपको वैल्यू, ठीक है ना, इसके बीच में डाल दो कोई वैल्यू, -1 डाल दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा बट, तो इस वजह से पूरा नेगेटिव हो गया, तो 0 से 2 के बीच में ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। चलो फिर आ गया इंटरवल फाइंड करने वाला, ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, आने ही आने हैं, ये तो 100% लिखवा लो, आएंगे ये, जब पेपर दे के आओगे ना फिर मुझसे कहना ये वाली बात कि सर सही कहा था आपने, क्वेश्चन तो आ गई एग्जाम में। तो चलो 2x माइनस 4, क्या करना है हमें, हमें करना है इंक्रीजिंग बताना है, तो 0 के इक्वल पुट कर दो, और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो बस हो गया, ये तो खत्म, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, प्लस माइनस इंक्रीजिंग बताना है, 2 से इंफिनिटी होगा, 2 से इंफिनिटी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ये भी वैसा ही है, देख लो ये भी वैसा ही है, ये आ गया आपका 4x माइनस 3, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये हो जाएगा 3/4, तो ये प्लस ये माइनस, क्या पूछा है इंक्रीजिंग पूछा है, तो 3/4 से लेके इंफिनिटी, ठीक है ना, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। क्लियर है? देखो कितना इजी हो जाता है वेवी कर्व मेथड से। ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर वाला जो टॉपिक है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस, तो यहां पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पाई तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2r, तो dA अपॉन में dr, वो कह रहा है r इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 12 पाई आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, बढ़िया खत्म बस। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, मजेदार क्वेश्चन, अब तक मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में बोला है मजेदार, ठीक है ना, एक तो पहले वाला बोला था एक, और ये वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू दिस इज,
कंफ्यूजन पता कहाँ होगी? कंफ्यूजन पता कहाँ होगी? मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन है ये, यहां से dy अपॉन dx निकालो जो कि स्लोप होता है, जो कि स्लोप होता है, ठीक है ना। ये क्या निकल के आ गया? स्लोप। स्लोप क्या निकल के आ गई? स्लोप। वो ये कह रहा है कि स्लोप को मैक्सिमम दिखाना है, स्लोप मैक्सिमम होनी चाहिए और फिर जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम स्लोप की वो बतानी है। कंफ्यूजन पता कहां होगी? बच्चे यहां पर जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही गलत है। वो ये कह रहा है स्लोप को मैक्सिमम दिखाना है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, अब ये है। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसका डेरिवेटिव करते, जीरो के इक्वल पुट करते, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते, फिर चेक करते मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ आ रहा है, तो उस पर हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल देते, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? वो कह रहा है स्लोप को मैक्सिमम दिखाना है, तो कर्व की स्लोप ये होती है। इसका मतलब इसका मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करना है, इसको पुट करना है जीरो के इक्वल, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई है निकल के मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। चेक भी कर लो, इसको दोबारा डेरिवेटिव करके देखोगे ना तीसरी बार में, तो ये -6 बनेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, किस में पुट करोगे? गलती मत कर देना, कर्व में पुट नहीं करना यार, वो स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्लोप तो ये है, इसमें पुट करना है हमें, -3x² प्लस 6x प्लस 9। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना वो ये है, क्वेश्चन समझ लो अब ये हो गया। क्लियर है इतनी बात? यहां पर x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 3 × 1, बस यही था इसमें समझाने वाला। कंफ्यूजन यही होती और गलती भी यही होती है, स्टूडेंट से अच्छे अच्छों से गलती हो जाती है यार। तो 12 आंसर हो गया इसका। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना स्लोप की, वो 12 आ गई। गलती बस जहां होनी थी मैंने आपको बता दिया कि स्लोप को करके हमें सॉल्व करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना, इसको करना है, क्योंकि अब ये बन गया y, तो इसका डेरिवेटिव और फिर जीरो के इक्वल पुट किया तो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, फिर हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास मैक्सिमम स्लोप निकल के आ गई। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, मजेदार क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइम पर अगर हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं आपका टाइम वेस्ट करेंगे हम कि आप ये वीडियो देख के जाओ और आपका कोई फायदा ना हो, ठीक है ना। तो ये फायदा होगा जरूर आपका इससे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन x-1 e की पावर -x dx इज इक्वल टू, या तो आप इसमें डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगा दो, बाय पार्ट से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बाय पार्ट से भी हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ पा रहा कि क्या करें तो बाय पार्ट्स लगा दो, सिंपल, ठीक है जी। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, -x को t पुट करो, ये हो जाएगा माइनस का dx इक्वल टू dt, तो यहां से dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt, यहां पर पुट करोगे तो x की जगह पर हम -t लिख सकते हैं ना, यहां पर देखो, और -1 और e की पावर t dt। क्लियर है इतनी बात? और ये जो माइनस dt था तो वो माइनस बाहर आ गया, सिंपल। इतनी इंटीग्रेशन तो आपको समझ में आती है ना, अगर जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन पढ़ी है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो उसको नहीं आएगा समझ, बट कोशिश करो समझने की। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, ट्राई करो, ठीक है ना। हार मत मानो कि यार कैलकुलस समझ में नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ है छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट करें, ऐसा मत करो, समझने की कोशिश करो। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो यहां से माइनस कॉमन बाहर लिया तो वो प्लस का हो गया, t-1 t+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर t dt। अब आपको याद होगा एक स्पेशल फॉर्मूला होता था जो कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो देखो, ये स्पेशल फॉर्मूले पे ही बना है। अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है कि e की पावर x साथ में है और फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दिया है साथ में, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर x और फंक्शन प्लस में c, ठीक है। यहां पर भी देखो,
ई की पावर टी, अब ये ई की पावर एक्स में था तो ये ई की पावर टी में है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। टी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मुझे मिला हुआ है और साथ में ई की पावर टी भी है, तो इसका मतलब ये स्पेशल फॉर्म बन सकती है। तो हम लिख सकते हैं ई की पावर टी और टी प्लस में सी। अब टी को रिप्लेस कर दो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, माइनस का एक्स प्लस सी। आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है ना। सिंपल, अपने ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, आ गई बात समझ में। ऐसे स्पेशल फॉर्म पर देखो, ये जो स्पेशल फॉर्म है ना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये करके जाना इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ध्यान से समझना कि क्या इस पे जब जहां पर e की पावर x बन जाए तो वहां पर कोशिश करना कि स्पेशल फॉर्म बन रही हो, नहीं बन रही होगी डायरेक्ट तो बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स था तो मैंने इसको भी लेके स्पेशल फॉर्म बना दी। अगर ये भी ना आए दिमाग में तो सीधे आप इसको बाय पार्ट से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाय पार्ट्स आपको पता है, ये अलजेब्रा वाला पार्ट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हो जाएगा। तो एल ए ई वाला हम पढ़ते थे ना, लोगैरिथमिक, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा अलजेब्रा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारा क्या, एक्सपोनेंशियल, तो बाय पार्ट्स लग जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 मार्क्स में सीबीएसई इजी ही देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये है log x अपॉन x dx, ये बहुत सिंपल है। पुट कर दो, यहां से पुट कर दो log x को t, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। 1 अपॉन एक्स डीएक्स की जगह पर dt लिख देंगे और log x की जगह पर t आ जाएगा, तो t dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, t की जगह पर रिप्लेस कर दो जो लेट पुट किया था। क्लियर है इतनी बात, प्लस में सी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख सकते हो आप अपना ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ऊपर x माइनस वन है और नीचे x प्लस फोर है, अगर मैं ऊपर भी x प्लस फोर बनाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ से प्लस फाइव और माइनस फाइव करता हूं एक बार, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये वाली बात समझ में आई। इससे क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा मेरा x प्लस फोर और अंडर रूट में x प्लस फोर, और यहां पर बचा माइनस का फाइव अपॉन में अंडर रूट में x प्लस फोर, ठीक है ना। अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना, अलग अलग हो गया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो देखो ये x प्लस फोर है, ये x प्लस फोर की पावर वन है, और इन नीचे x प्लस फोर इसकी पावर हाफ है, तो मतलब हाफ पावर से ये वन पावर कट जाएगी तो ऊपर हाफ पावर बचेगी, ठीक है ना। नॉर्मल एक्सपोनेंट्स यूज कर रहे हैं जो हम पढ़ते थे, तो यहां से अंडर रूट में x प्लस फोर आ जाएगा, माइनस फाइव को बाहर निकालो, यहां से बचेगा वन अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस फोर। अब देखो है ये वन वन मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आपको अंडर रूट एक्स और वन अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपके माइंड में है, आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे करना है, तो आप इसका आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर दे सकते हो, ठीक है ना। 1 मिनट लगा दो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा कर दोगे। और मैंने कई बार आपको ये चीज करवाई है कि अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लर्न कर लो, डायरेक्ट लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स कह दो या अंडर रूट एक्स प्लस ए कह दो, अंडर रूट एक्स के साथ प्लस में माइनस में कुछ भी हो सेम ही चलेगा। कैसे बनता है ये, वही पावर रूल लगा है कि इसकी पावर हाफ है, फिर उसके बाद वो ये हाफ प्लस वन और वन नीचे भी हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट लर्न कैसे करना है हमें इसको, एक्स की पावर थ्री बाय टू, इसको ऐसे लर्न करो। और वन अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट टू अंडर रूट एक्स, ये भी पावर रूल से बना है। ये अंडर रूट एक्स ऊपर जाके हो गया एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, फिर पावर रूल लग गया। तो पावर रूल ही लग रहा है, बट डायरेक्ट लर्न करोगे ना आपको तो आपकी स्पीड बन जाएगी इंटीग्रेशन में, तो इसका हम यूज करेंगे यहां पर भी। अब अंडर रूट एक्स लिखा है, चाहे यहां पर अंडर रूट एक्स प्लस फोर हो जाए, बात एक ही है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, टू बाय थ्री एक्स प्लस फोर, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, टू बाय थ्री एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाय टू, ठीक है।
साथ में -5 है, और 1/√x+4 का भी इंटीग्रेशन ऐसे ही कर देंगे, 2 √ में x+4 आ जाएगा यहां पर बस। तो आंसर हो गया आपका 2/3 x+4 की पावर 3/2 -10 √x+4 +c। ऑप्शन मैच कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। समझाने में टाइम लग रहा है बट ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मैच कर सकते हो आप। चले आगे, आ जाओ। x√x+2 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले x+2 को t पुट कर लो, तो ये हो जाएगा dx = dt। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझाता हूं। यहां से t को मैं लिख सकता हूं, मतलब x को मैं लिख सकता हूं t-2। तो यहां पर मैं x की जगह पर t-2 पुट कर दूंगा, और इसकी जगह पर √t आ गया, और dx की जगह पर dt आ गया। हो गया सब कुछ चेंज t में। ऐसा मैंने क्यों किया? इस x की अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता था मैं, नहीं करवा सकता था। ऐसे हो सकता था ये कि √ के अंदर x² + 2x हो जाता ये, ठीक है ना। तो x अगर कॉमन नहीं, तब भी नहीं हो पाता ये, तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मैं x कॉमन निकालता तो √x आता। हाँ देखो वही है कि x के अंदर मल्टीप्लाई करना आपको डिफिकल्ट लगता कि कैसे करें इसके अंदर मल्टीप्लाई, है ना। या तो ये है कि आपको x² के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर वो x³ बन जाएगा और वो 2x² हो जाएगा, ये हो सकता था, ठीक है ना। फिर आपको उसको इंटीग्रेशन करना पड़ता उसका, तो आपका डिफिकल्ट पड़ता। अब यहाँ पर x+2 को t पुट करके जब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है, क्योंकि ये t-2 है, ये है √t, यानी कि t की पावर 1/2। तो अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो सकती है कि t-2, और इसकी वैल्यू हो गई t की पावर 1/2 dt, ठीक है ना। अब देखो t की 1/2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है और t की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका t की पावर 3/2। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 t की पावर 1/2, ठीक है ना, t की पावर 1/2। क्लियर है? दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? पावर रूल लग जाएगा ना कि t की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, -2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1। बेसिक इंटीग्रेशन है, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है, प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 5/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 5/2 ही आ जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2/5। ऐसे ही इसको सॉल्व करो, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो t की पावर 3/2, तो 2/5 t की पावर 5/2 -4/3 t की पावर 3/2 + c। t को रिप्लेस कर दो बस कि 2/5 x + 2 की पावर 5/2 -4/3 x + 2 की पावर 3/2 + c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन मैच करो, 2/5 x + 2 की पावर 5/2 -4/3 x + 2 की पावर 3/2 + c। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें 1 मार्क्स में है, ऐसे एमसीक्यू में तो आपका 2 नंबर में नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको, तो आपके तो मजे आ जाएंगे फिर, है ना। चले आगे, बताओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंटी डेरिवेटिव। अब देखो आपको अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव याद होगा तो आप ये कर दोगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन पूछ रहा है इसका। मैंने इन दोनों का आपको अभी लिखवाया है। एमसीक्यू में क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट लर्न होगा तो √x का आपको पता है कितना हो जाता है, 2/3 x की पावर 3/2, नॉर्मल पावर रूल लगा, इसका हो जाता है 2√x प्लस में c। खत्म, खत्म, हो गया खत्म। ये कैसे बना 1/√x? कैसे बना ये? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2,
जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1, ये आ जाएगा कितना, x की पावर 1/2, ठीक है ना, माइनस में, अच्छा माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस में ही आएगा, x की पावर 1/2 और नीचे से बच गया 1/2, ये 2 ऊपर चला गया तो 2x की पावर 1/2 यानी कि 2√x। तभी मैंने कहा कि डायरेक्ट लर्न करते ना तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन कितना इजी हो जाता आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो √x और 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लर्न अगर आपको हुआ तो मजा आ जाएगा। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2√x, तो इन्होंने यहाँ पर √x को क्या लिखा है, x की पावर 1/2 ही लिखा है ऑप्शन के हिसाब से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है इतनी बात, तो ये होगा आपका आंसर। ऐसे ही मैंने जब डेरिवेटिव पढ़ाया था ना, डिफरेंशिएशन, उसमें भी मैंने कई चीजें आपको डायरेक्ट लर्न करवाई थी फॉर्मूले से हट के, शॉर्टकट ऐसे ही, कि अगर आपको डायरेक्ट लर्न होगा ना तो डिफरेंशिएशन पर कमांड बन जाएगी आपकी, टाइम नहीं लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि इसका डेरिवेटिव क्या आ सकता है, आप फटाफट खटक से आंसर दे सकते हो। चलो आगे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। d/dx fx हमें गिवन है, यानी कि fx का डेरिवेटिव हमें गिवन है, ठीक है ना, डेरिवेटिव हमें गिवन है 3/x⁴, मतलब इसका ये हो गया कि हमें f' गिवन है, एक ही बात हो गई ना। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ये बन जाएगा fx और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x⁴ अपॉन में 4 माइनस 3, इसका कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ऊपर जाके, ये बन गया x⁴ जब इसमें पावर रूल लगेगा तो x⁴ +1 और -4 +1, तो x⁻³ अपॉन में -3 ये बन जाएगा आपका, तो यहां से x⁻³ और ये -3, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमें डेरिवेटिव गिवन है फंक्शन का, हम अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, अगर कर दोगे तो फंक्शन पर पहुंच जाओगे डायरेक्ट। तो फंक्शन हमारा ये था, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और ये 3 से 3 कट गया, तो यहां से 1 अपॉन में x⁻³ नीचे आके पॉजिटिव बन गई, तो ये बन गया आपका फंक्शन। अब बोला क्या है, अब इसमें बोला है कि f2 की वैल्यू 0 गिवन है, अगर मैं यहां पर x की जगह पर 2 पुट करता हूं f2, तो इसकी वैल्यू मुझे 0 गिवन आती है, तो यहां पर अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2⁴ प्लस 1 अपॉन में 2⁵, तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस में 1/8, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी निकल के, यहाँ पर f2 की वैल्यू 0 गिवन है ना, हाँ तो ठीक है, f2 की वैल्यू 0 है, तो x की जगह पर हमने 2 पुट किया, तो इसकी साथ में ये प्लस c भी तो था, प्लस c निकालने के लिए किया हमने ये, तो ये याद रखना है, इसमें भूलना नहीं है हमें। 16 प्लस 1/8 प्लस में c, एलसीएम लेके अगर सॉल्व करूंगा तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, देखो 16, 8 6 एलसीएम ले रहा हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 126 प्लस में 1 प्लस में 8c, ठीक है ना, 128 आएगा ये, अपॉन में ये तो 0 था 8। क्लियर है इतनी बात, बताओ, एलसीएम लिया नॉर्मल यार और कुछ भी नहीं किया, तो ये तो 0 हो गया, तो 129 प्लस 8c इक्वल टू 0, यानी कि 8c इक्वल टू -129, तो c की वैल्यू निकल के आ गई -129/8। देखो कई बार बंदा भूल जाता है, बट ध्यान रखना जब मैंने इंटीग्रेशन किया है, तो मैंने इंटीग्रेशन करूंगा तो करते यहाँ पर प्लस सी लगाते हैं ना हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसके बाद f2 की वैल्यू 0 गिवन है, f2 की वैल्यू 0 गिवन है, ये यानी कि जो फंक्शन आया है ना उसमें 2 पुट करके जो वैल्यू आती है वो 0 है, तो f2 डाला, उसकी जगह पर 0 और 2x की जगह पर 2 पुट करके यहाँ से c की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। c निकालने के बाद अब दोबारा उसी में रख दूंगा फंक्शन में, तो x⁻⁴
प्लस 1/x³ माइनस 1 to 9/8। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर मैच कर लो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ऐसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में 100% आ सकता है आपका। तो x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 1 to 9/8। क्लियर है इतनी बात? हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया आपका ए पार्ट, इसका आंसर। ध्यान से समझ लो, हमें डेरिवेटिव गिवन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन पर पहुंच जाएंगे हम, प्लस सी लगेगा। फिर f2 की वैल्यू 0 गिवन है, x में 2 पुट करके यहां से c की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, फिर दोबारा से फंक्शन में पुट कर दो c की वैल्यू, तो आपके पास फंक्शन निकल के आ जाएगा ये, जो कि उसने पूछा था कि fx की फंक्शन क्या है। क्लियर है इतनी बात? बताओ, चलें आगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट इसमें है कुछ नहीं। x⁻10 प्लस 10⁻x को अगर t पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10x⁻9। डेरिवेटिव करूंगा a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a⁻x log a। ठीक है, विद बेस e, तो यहां से हो जाएगा 10⁻x log 10 विद बेस e dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन तो लॉग का बेस हम ई लेते हैं। ठीक है ना, ये आ गया। इस पूरे की वैल्यू मुझे वहां पर गिवन है, ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन खत्म है, बस खत्म है, शुरू होते ही खत्म हो गया ये क्वेश्चन, देख लो। और देखने में लग रहा था कि कितना डिफिकल्ट है। नीचे है x⁻10 प्लस 10⁻x, इस पूरे की वैल्यू dt है और नीचे वाले को मैंने t माना है, तो 1/t dt कितना हो जाता है? लॉग में मॉड t। यहां पर क्योंकि जो t की वैल्यू है वो ये है मेरे पास, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। x⁻10 भी हमेशा पॉजिटिव ही देगा नंबर, और 10⁻x भी पॉजिटिव होगा, तो ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव आएगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है हमें। बस ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मैच कर लो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन लग रहा है देखने में? log 10⁻x प्लस x⁻10 प्लस c, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। वो तो इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करें। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है, बट है ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन। x⁻3 को अगर मैंने t पुट कर दिया तो ये 3x² dx इक्वल टू dt आ गया। इसका मतलब x² dx इक्वल टू dt/3 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करो, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो x² dx, यानी कि ये जो x² है और ये जो dx है, इसकी जगह पर आ जाएगा dt/3। तो dt/3 यानी कि वो 1/3 आ गया बाहर। dt/3 हो गया ना, तो उसका 1/3 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और dt। और e⁻x³ को मैंने माना था t, तो 1/3 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है प्लस c। खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। t को माना था x³, ऑप्शन मैच कर लो भाई साहब, खत्म क्वेश्चन। 1/3 e⁻x³ प्लस c, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। था मजेदार क्वेश्चन, देखने में लग रहा था कि क्या करें, बट अगर वही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी होगी, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अगर नहीं कर रखी है तो हमारे साथ करो प्रैक्टिस। ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं आप लोगों के लिए इसमें। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि कैलकुलस के इतने बढ़िया क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। 100% कह रहा हूं, नहीं मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आएंगे आपके, तभी करवा रहा हूं मैं आपको ये ऐसे क्वेश्चंस। देखो, ये हो गया 0 से 40 dx अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल है, नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन है। लिमिट्स लगाओ, उसके इक्वल रखो, कंपैरिजन करके ए की वैल्यू बता दो क्या आएगी। 1/2x+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग में 2x+1 अपॉन जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं, पता होगा ये आपको अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो।
इक्वल टू में log a, लिमिट्स पुट कर दो, log 40 पुट करेंगे तो 42 जा 80 प्लस 1 81 अपॉन 2 माइनस, अब डायरेक्ट यहां पर गलती मत करना कि आप समझो कि यहां पर जीरो पुट करोगे तो ये जीरो ही आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना हमेशा, जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा जीरो, log 1 बचा, log 1 की वैल्यू जीरो होती है तो 0 अपॉन 2 आ गया। अब यहां से ये गलती मत करना कि 2 से इस 81 को काटने लग जाओ, वैसे तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, बट फिर भी नहीं काटना, क्योंकि वो 81 log के साथ है और ये नीचे अलग से है 2, ये ऐसे नहीं लिखा, ये ऐसे नहीं लिखा है, ये अलग है, ध्यान दे लो यहाँ पर, ये अलग चीज है। तो यहां से देखो ये तो पूरा जीरो हो गया, log 81 इक्वल टू में 2 इधर चला गया तो 2 log a, ये तो पूरा जीरो ही हो गया ना। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि इस भाई साहब को पावर में भेज दो, तो log a की पावर 2 हो गया। अब log से log तो कट जाता है जब इक्वल टू में होता है, तो पता होगा आपको ये वाली बात, स्क्वायर आ गया तो a की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, प्लस माइनस 9, ठीक है ना। अब क्या लें, प्लस में लें या माइनस में लें, क्योंकि जो ये a है ये log के साथ है और ये हमेशा जो log के साथ जो नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो होगा a इक्वल टू 9, पॉजिटिव वाला। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। है बढ़िया क्वेश्चन, बताओ, है बढ़िया क्वेश्चन, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलेंगे अप्लाइड वाले बच्चों के लिए। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है फंक्शन की, हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है, यानी कि वो एक टोटल कॉस्ट निकालना है। तो हमें ये पता है कि जब हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन होती है ना, तो हम अगर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम टोटल कॉस्ट पर चले जाते हैं, ठीक है ना। हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट गिवन है, उसका डेरिवेटिव कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा निकल के कितना, टोटल कॉस्ट, तो इस ये आ जाएगा 10x माइनस का 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 3x क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव मत कर देना गलती से। क्लियर है इतनी बात, ये कट गया इससे और ये इससे कट गया। अब आगे क्या बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है हमें 500, अच्छा इंटीग्रेशन किया तो सी भी तो आएगा, ये मत भूलना। अब यहां पर देखो कि फिक्स्ड कॉस्ट हमें 500 गिवन है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो भी बन रही होगी वो 500 ही होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी क्या है, जीरो है ना, हमने कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन कि एक्स कितना है, सिर्फ टोटल कॉस्ट है हमारे पास 500 और एक्स कितना है, जीरो, हमने कोई भी यूनिट्स नहीं बनाई, प्रोड्यूस नहीं करी, बट फिक्स कॉस्ट तो हमें देनी पड़ती है, मैंने ये समझाया भी था। अगर हमारे पास कोई शॉप है या कोई गोडाउन है, हमारे पास मतलब हम कोई यूनिट्स बना रहे हो या ना बना रहे हो, हमें रेंट तो देना पड़ेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, चाहे हम पूरे महीने खाली बैठे रहे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल वेरी करती है कि हमने जितने यूनिट्स बनाने हैं उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर एक्स तो हमने बनाई नहीं है ना, कोई यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करे, बट फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 500 लगनी है, तो अब हमारे लिए टोटल कॉस्ट बन गई वो 500 ही बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये तो जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया, सब कुछ जीरो, सब कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको बस लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो सी 500 आ गया, इसको भूलना नहीं है। तो अब मैं ये सी दोबारा इसमें डालूंगा तो मेरा कॉस्ट फंक्शन बन के आ जाएगा, इसको टीसी लिखो चाहे ऐसे करके कॉस्ट फंक्शन लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपको कितना, 500 सी की जगह पर पुट कर दिया मैंने, प्लस में 10x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x क्यूब, तो ये बन गया मेरा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ आ गई जी कहानी समझ में सारी, बताओ कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, सॉरी बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलें आगे, if the marginal revenue function of a commodity is this then the revenue function, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यार ये तो।
इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, बेसिक इंटीग्रेशन। एमआर जब हम निकालते हैं तो रिवेन्यू फंक्शन पर ही तो पहुंच जाते हैं हम अपने। टोटल रिवेन्यू कह दो, रिवेन्यू फंक्शन कह दो, एक ही बात होती है। तो ये हो जाएगा 2x² बाय 2 माइनस 9x³ बाय 3। तो ये कट गया x² माइनस इससे ये कट गया तो 3x³ प्लस में c लगाना नहीं भूलना। यहां पर c नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। x² माइनस 3x³ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी वैसे प्लस c लगाते हैं, बट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज दिस एंड द मार्केट डिमांड इज 3 यूनिट्स देन कंज्यूमर सरप्लस। वैसे तो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में ही बनता है, ठीक है ना, 3 मार्क्स में, या फिर अगर दोनों पूछा है तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। बट इसमें अगर 1 मार्क्स में मैंने डाल दिया तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इजी ही होगा ये। तो P हमें गिवन है 20 माइनस 2x माइनस x²। x की वैल्यू अगर यहाँ पर बोला है कि 3 यूनिट्स डालनी है तो 3 यूनिट्स डाल देते हैं यहाँ पर। तो 20 माइनस 6 माइनस 9 यानी कि P की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 20 माइनस 6 14 और 14 माइनस 9 5। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि 0 से x कितना है यहाँ पर, x कितना है 3। डिमांड फंक्शन माइनस x मल्टीप्लाई p। आप यहाँ पर x नोट भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 20x माइनस 2x² बाय 2 माइनस x³ बाय 3। लिमिट पुट करेंगे 0 से 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई p कितना है 5। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 60। लिमिट पुट कर रहे हैं, 60 आ गया, और जब 3 यहाँ पर, ये तो 2 से 2 कट गया, जब 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और जब 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 3 है तो 9 आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, जीरो पुट करोगे तो सब जीरो ही हो जाना है, वो तो है ना। माइनस में 15, तो 60 माइनस 18 माइनस 15, 60 माइनस 18 करेंगे तो 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42, 32 माइनस 5 हो जाएगा आपका कितना, 27 रुपीज। तो रुपीज में या यूनिट्स में, जिसमें भी आंसर दिया हुआ है इसमें 27 आ जाएगा। ठीक है ना, एक नंबर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, बाकी ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो गई। चलो, सप्लाई फंक्शन, इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस पूछ लिया 1 मार्क्स में, है ना, तो इजी ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स है, तो P की जगह पर वही मार्केट प्राइस हमें 4 गिवन है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है x मल्टीप्लाई p, या x नोट कह दो इसको, माइनस 0 से 7 अंडर रूट 9 प्लस एक्स dx। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 4 है, 0 से 7। चलो इंटीग्रेशन करते हैं इसका डायरेक्ट। अंडर रूट 9 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना आपको कि सिंपल याद होगा तो जल्दी कर दोगे। 9 प्लस एक्स की पावर 3/2, 0 से 7, तो ये आ गया 28 माइनस 2/3। जब 7 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 16 की पावर 3/2 माइनस 2/3, क्योंकि ये 2/3 दोनों के साथ जाता है जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये गलती मत करना। 0 पुट करेंगे तो ये 9 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी हो गई, तो हो सकता है ये 3 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2/3, देखो 16 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 3/2। ठीक है ना, पूरे की पावर 3/2, तो पावर से पावर की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 की पावर 3/2
मल्टीप्लाई 2, तो खाली क्या बचेगा 4 की पावर 3, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया। -2/3, ऐसे ही 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो वो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 बचा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। ये आ जाएगा आपका 128/3 माइनस इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, 18 आ गया। एलसीएम ले लो, 54 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका निकल के अच्छा हाँ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गलती नहीं करनी चाहिए हमें। 4 और 4 8 हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप एक नंबर के हिसाब से मत सोच के करो, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में से तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए, ठीक है ना। कुछ पता नहीं होता सीबीएसई का, आजकल वो कुछ भी कर रही है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन इजी है 3 नंबर में दे देंगी, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मार्क्स में दे देंगी, बट है बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट से बनेंगे, जो आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है जी एग्जाम में, ठीक है ना। तो डरा नहीं रहा मैं आपको, सिर्फ अपनी तरफ से तैयार रहो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर डिग्री, सबसे इजी लगता होगा बच्चों को, लेकिन अभी इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा और हिल जाओगे कि सर ऐसा भी होता है इसमें। अभी देखो सीखते हैं। डिग्री पूछी है इसमें, ऑर्डर भी बता दो चलो। डिग्री ऑर्डर पूछा नहीं है, ऑर्डर बता दो चलो, मैं पूछ लेता हूं ऑर्डर आपसे कि ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है कि जितनी बार हमने डेरिवेटिव किया है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखने में तो लग रहा है 2 होगा, ठीक है। डिग्री क्या हो जाएगी बताओ। अब डिग्री भी बच्चे ढूंढेंगे, अच्छा इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 हो सकती है, बट नहीं, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ध्यान से देख लेना। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा, मतलब ये जब लॉग के साथ यहां पर dy/dx या d2y/dx बनता है तो वो चीज डिफाइंड नहीं होती है, ये एक करेक्ट पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ऑर्डर डिफाइंड होता है बट डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो इसमें डिग्री पूछी थी तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। इसमें आ जाओ, ये तो इजी है। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर देखने में तो लग रहा है 3 है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ 3 है। और डिग्री क्या होती है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसमें जो पावर होती है सबसे बड़ी वाली पावर, वो देखते हैं। अच्छा इसमें तो d3y/dx क्यूब एक ही बार आ रहा है, तो इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी, तो 3,2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते जरूर है भाई साहब एग्जाम में, ये देख लो आते जरूर है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अभी और क्वेश्चन लेके आने वाला हूं ऐसा ही मजेदार सा, ये देखो ये क्वेश्चन मजेदार सा क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ खुद से, क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, अगर हिम्मत है ना तो वीडियो को पॉज करो और बताओ इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या हो सकती है, ठीक है ना। और फिर देखना कि क्या हमने सही किया है, तब आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं क्या। चलो कर लिया क्वेश्चन पॉज करके या अभी नहीं किया, या देख रहे हो वीडियो अभी भी। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स क्यूब वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यानी कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए। अब मैं यहां पर करूंगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करा तो यहां से ए बचेगा बस, ये तो मेरा कांस्टेंट है 0 हो गया, ठीक है ना। ये भी कांस्टेंट था बट वेरिएबल के साथ है, तो इसका मतलब यहां पर मैंने क्या किया कि ए को बाहर निकाला और एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया, ये आ गया। अब ये मैं ए की वैल्यू दोबारा उसमें पुट कर रहा हूं, तो y a की वैल्यू dy/dx, उसके साथ x मल्टीप्लाई में, और यहां पर भी dy/dx उस पूरे की पावर 3,
अब बताओ, चकमा खा गई ना? ऑर्डर तो बता दिया होगा आपने, क्योंकि ऑर्डर आपने इस वजह से बता दिया होगा क्योंकि आपको अगर ढंग से पढ़ा है आपने तो यहाँ पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसका मतलब हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है। तो ऑर्डर तो आपको पता चल गया होगा कि 1 है। डिग्री में होगे कंफ्यूज, डिग्री में कंफ्यूज हो जाओगे। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो गई जी, होगी डिग्री 3। तो 1,3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर आपने खुद से कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलें आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 3 है। मैंने बता दिया आपको पहले ही क्योंकि आपने भी देख लिया होगा क्योंकि यहाँ पर 3 पर हाईलाइट है, ठीक है ना? तो ठीक है, 2 क्वेश्चन है, पहले इसकी बात करते हैं अभी। ऑर्डर और डिग्री का सम बताना है इस क्वेश्चन में। अगर बता सकते हो तो मजा आ जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन बता दिया आपने तो मैं कहता हूं कि मजा ही आ जाएगा। फिर तो आप चकदा फट्टे कर दोगे अपना एग्जाम को। चलो ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि यहां पर d अपॉन dx और यहां पर dy अपॉन dx इस पूरे की पावर 3। अगर मान लो कि इसको मैंने एक x वेरिएबल ले लिया होता, मान लो कि dy अपॉन dx को मैंने कुछ t मान लिया, मान लो t मान लिया मैंने, ठीक है ना? t सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इसको, तो dy अपॉन dx t की पावर 3 होगा नहीं होगा? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 3t स्क्वायर, उसके बाद चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव होगा dt बाई dx। बताओ ये काम करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। अब दोबारा से t को डाल दो, वही जो सब्स्टिट्यूट किया था। t की जगह पर क्या डाल देंगे? dy अपॉन dx। तो 3 dy अपॉन dx का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आता है। देख लो ध्यान से, अगर dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ही तो आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। होता ही नहीं होता? अब खा गए होंगे चकमा। अगर क्वेश्चन को पहले देखो तो देखने से लग रहा है कि यार ऑर्डर तो 1 होगा और डिग्री 3 होगी, ऐसे ही सोच रहे होंगे ना? यही सोच रहे होंगे कि ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है क्वेश्चन को देख के, बट गलत है। क्वेश्चन में ये बन गया। अब बताओ इसमें कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बताओ क्या है? ऑर्डर तो 2 हो गया और इस पूरे की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। सम पूछा है दोनों का, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तभी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। खा गए ना चकमा? बस यही था इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला, ठीक है ना? मैंने इसको समझाने के लिए dy अपॉन dx को अलग से एक वेरिएबल मान लिया t, फिर दोबारा से मैंने सब्स्टिट्यूट करा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यहां पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। इसमें देखने में तो लग रहा था कि एक ही बार डेरिवेटिव है, कंफ्यूजन हो जाती है इस क्वेश्चन में। तभी ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगता है मुझे। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ठीक है ना? ऑर्डर और डिग्री बतानी है तो यहां से क्या करोगे? 1 प्लस 3 dy अपॉन dx, इस पूरे की पावर गिवन है 2/3। अगर मैं यहां पर पावर को 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख दूं तो कोई गलत बात है क्या? नहीं। इक्वल टू में 4 d3y अपॉन में dx क्यूब। ठीक है जी, इतनी बात। ये 1/3 उधर जाके पावर में 3 बन जाता है, पता होगा ये वाली बात। तो यहां से 1 प्लस 3 dy अपॉन dx की पावर 2 बचा खाली। ये 1/3 जब उधर चला गया तो ये बन गया 64 और d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 3, ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। जब 1/3 वहां जाएगा उसकी पावर में तो इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी, तो इसकी भी पावर 3 होगी, इसकी भी पावर 3 होगी। जब आपने क्वेश्चन पहली बार देखा होगा
तो आपको तो लग रहा होगा कि अरे ये तो आता है हमें, इसकी तो हमें दिख रही है ऑर्डर 3 हो गया और इस पूरे की पावर तो 1 लग रही है, तो डिग्री 1 हो गई। तो आप क्या करोगे, 3,1 लगा के आ जाओगे बी ऑप्शन में, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे ये गलती करते हैं, तभी उन्होंने ऑप्शन में 3,1 भी डाला हुआ है। बट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी ऑर्डर जो आ जाएगा इसका वो 3 आएगा, वो तो हमें दिख ही रहा है, बट इसमें डिग्री इंपॉर्टेंट थी कि डिग्री भी इसकी 3 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो गलती कहां होती है, बस यही होती है कि आप यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, मतलब एकदम दिमाग में नहीं आएगा आपके कैसे करना है। बट अब मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, अब फोड़ क्या हो गया, अब एग्जाम में अगर आ गया तो। चलो जी, अब ये क्वेश्चन देखो, बड़े जोरदार क्वेश्चन है, देखने में लग रहे हैं कि छोटे से क्वेश्चन है, बट घुमा देंगे आपको, गलती करके आ जाओगे एग्जाम में एमसीक्यू में। जब द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का मतलब हो गया कि हमने 4 बार डेरिवेटिव किया है, 4 बार डेरिवेटिव किया है, तो उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से। ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो यार, उनका भी भला हो जाए कुछ। अकेले अकेले मजे लेते रहते हो वीडियोस के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखते रहते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करते नहीं हो आप लोग। वैसे कहते रहते हो कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बेस्ट टीचर, ये और वो बोलते रहते हो कमेंट्स में, बट शेयर करते नहीं हो आप लोग, है ना। जो जो बच्चे शेयर करते हैं वो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हम आपको शेयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है आपका कंटेंट, हम सपोर्ट करते हैं आपको, बोलो ये सब कमेंट में और शेयर करो साथ में। चलो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जब हमें पता है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव करके उसको रिमूव करते हैं, 3 बार है तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार, खत्म कहानी। तो यहां पर अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब उसके अंदर 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, कोई सॉल्व भी नहीं करना। इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करेंगे। जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस है। जर्नल सॉल्यूशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में प्लस सी लगाते हैं कि वो प्लस सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है ना। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो क्या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चाहे एक बार डेरिवेटिव करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो जीरो होते हैं, वो जीरो होते हैं। जर्नल सॉल्यूशन में, यहां पर गलती मत करना, दोबारा से बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जर्नल सॉल्यूशन, इस वर्ड पर ध्यान दे लो, जर्नल सॉल्यूशन की अगर बात आती है तो ऑर्डर डिपेंड करता है, ऑर्डर मैटर करता है कि हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, उसके हिसाब से आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही होता है हर किसी के लिए, वो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है तो इसके लिए अलग है और इस दूसरे वाले के लिए बिल्कुल अलग है, तो सिर्फ एक ही होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर यहां पर बोला है कि 3 बार अगर ऑर्डर डेरिवेटिव किया है तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 0 होते हैं उसमें। ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में, बस ये चीज समझानी थी मैंने। आगे चलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस यार एग्जाम में। वेरिएबल सेपरेबल है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर y, तो अब अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो ये हो जाएगा आपका कितना, e की पावर माइनस वाई डी वाई, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस वाई और साथ में माइनस भी आएगा, और यहां से हो जाएगा e की पावर x प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू में c, या प्लस c करके इक्वल टू 0।
ये जब उधर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, बट फिर भी हम उसको सी ही लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कुछ भी लिखो। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई कहाँ है? ए ऑप्शन है क्या? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, हाँ ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी देखो वेरिएबल सेपरेबल का केस है। जनरल सॉल्यूशन बताना है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो यहां से x डी वाई इक्वल टू वाई log y dx लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, माइनस प्लस मतलब उधर भेज दिया उसको। तो यहां से आ जाएगा x, और या इसको ऐसे कर लो, ये आपका आ गया डी वाई अपॉन में y log y इक्वल टू में dx बाई एक्स। इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि अगर log y को आप t पुट करते हो तो 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी आएगा। तो यहां से 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह पर डी टी आ जाएगा, और यहां पर 1 अपॉन लॉग वाई की जगह पर आ जाएगा t। ठीक है ना, 1 अपॉन लॉग वाई को t माना था तो 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका लॉग में मॉड एक्स। इसमें भी आ जाएगा आपका लॉग में मॉड टी प्लस सी, यहां पर लिख देते हैं प्लस सी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग सी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसके साथ तो हम कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा log में x। अब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा log के साथ, तो मॉड हटा सकते हैं हम। ये आ गया आपका log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b हो जाएगा आपका कितना, log a मल्टीप्लाई b। अब यहां से log कट गया तो log, अच्छा ये तो y था, ये तो y था ना, t की वैल्यू तो log y थी, तो यहां से log हट गया तो सिर्फ बचा log y और मॉड में cx। अब आपको पता होगा कि ये log इधर जाके e की पावर में बन जाता है, तो y इक्वल टू ई की पावर में मॉड cx। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। बढ़िया बात है, मजेदार क्वेश्चन था नहीं था मजेदार क्वेश्चन ये, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है ना, ऐसे ही इंटीग्रेटिंग मेथड भी एक होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड भी होता है, बट वो आपके सिलेबस से रिड्यूस है, बट सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाल रखा है, तो क्या करें यार, क्या करें। तो इस वजह से मैंने उसके 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इस वाली वीडियो में, अभी आगे करवाऊंगा मैं, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इजी है, अगर पूछा गया 1 नंबर में या 2 नंबर में तो आप करके आ सकते हो, अभी सीख लो। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है, बट आपसे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछेगा वो IF। अच्छा, दो फॉर्म होती है, ये वाली देखो, दो फॉर्म होती है dy अपॉन dx, मैं लिख देता हूं यहां पर कि dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक होती है dx अपॉन में dy प्लस में px इक्वल टू में q। ठीक है ना, ये आपकी दो फॉर्म होती है, बस ये दो फॉर्म आपको याद रखनी है। दोनों में से क्या अप्लाई होगी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पे dy अपॉन dx कह रहा है, तो फर्स्ट वाली फॉर्म में अप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करो, x से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये बन जाएगा आपका माइनस में y अपॉन में x इक्वल टू में 2x स्क्वायर बाय x। तो x से इसको कट करेंगे तो सिर्फ 2x बचेगा। फॉर्म बन गई वो वाली, देखो कंपैरिजन करो, dy अपॉन dx प्लस में पी वाई इक्वल टू में q, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो तो p की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन x आ रही है और q की वैल्यू 2x आ रही है। q की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अच्छा, इस वाले के लिए क्या बन जाएगा, e की पावर में p dy। ठीक है ना, बस इतना फर्क हो जाएगा और कोई फर्क नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, छोटा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का।
इसमें जो p है वो यहां से निकल के आता है, तो e की पावर माइनस में 1 में x dx, और 1 में x इंटीग्रेशन होता है किसका, log का, तो e की पावर में माइनस में log x, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो e की पावर log x की पावर -1, ठीक है ना, e से log खत्म हो जाता है आपको पता होगा, तो x की पावर -1 यानी कि 1/x, तो 1/x इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली के 99.99% ही क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा log ही बनता है, और ये e से log खत्म हो जाता है, नहीं बन रहा होता तो बनाने की कोशिश करनी होती है हमें, ये e से log खत्म हो जाता है, ये तो पता ही होगा आपको कि ये e और उसके पावर में अगर log है तो वो खत्म हो जाता है, बस यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई नंबर या फिर कोई साइन नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, आ गई समझ में। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हमें इस फॉर्म में बनाना होता है उसको, फिर उसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर ही है, बट इसमें फॉर्म लगेगी आपकी कौन सी वाली, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे एग्जाम में, याद करोगे कि सर मजा आ गया, आपने तो पढ़ा दिया था हमें पहले ही। देखो डिवाइड कर दो सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर dx अपॉन dy आ रहा है ना, तो आप समझ गए होंगे दूसरी वाली फॉर्म लगेगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ dx अपॉन dy रखना है, ठीक है। अब देखो तो ध्यान से ये वाली फॉर्म बन रही है, कंपैरिजन करो तो p की वैल्यू आपको दिख रहा होगा क्या आ रही है, y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू आ रही है ay अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। q की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में p dy हो जाएगा इस बार, ठीक है ना, p dy हो जाएगा, बस ये याद रखना, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तो यानी कि यहां से y dy इक्वल टू डी टी बाई -2 पुट कर दो यहाँ पर, e की पावर में y dy की जगह पर dt आ जाएगा, और ये 1/-2 तो बाहर आ गया, और अपॉन में ये t आ गया, तो e की पावर ये -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, log में t, मैंने आपको बताया ना हमेशा log ही बनता है, अब नहीं, अभी नहीं हो सकता ये खत्म, ये माइनस का 1/2 मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है, अब खत्म हो जाएगा तो t की पावर -1/2 बचेगी, t क्या था, t था मेरा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, जोरदार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 अपॉन में √1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ गया, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन। एक और आ जाओ, एक और आ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से करवाएंगे आपको प्रैक्टिस, अगर कोई जिम्मेदारी ली है हमने तो अच्छे से निभाएंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे आपकी। यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस बहुत है यार इसके, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, x log x से डिवाइड करना है हमें पूरे को, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ dy अपॉन dx रखना है, ये बन गई फॉर्म आपकी कौन सी, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, कंपेरिजन करो तो p की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1 अपॉन में x log x आ रही है, और q की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन में x, q से तो वैसे में मतलब नहीं है, p की वैल्यू को करते हैं बस सॉल्व, ये हो जाएगा 1 अपॉन में x log x,
अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि x log x को, सॉरी x log x को नहीं, log x को t पुट करोगे तो ये 1 में x dx इक्वल टू dt आ जाता है। अब ध्यान से देखो तो 1 में x dx की जगह पर हमने dt लिख दिया, अपॉन में log x की जगह पर t आ गया, तो e की पावर में 1/t हो गया log t। इंटीग्रेशन करने के बाद तो e से log खत्म हो गया, बस t बचा। क्या आंसर यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं, t की जगह पर पुट करेंगे ना वैल्यू जो मानी थी हमने, log x आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा log x। क्लियर है इतनी बात? बताओ कहानी समझ में आ गई नहीं आ गई? अब तो अच्छे से आ गई होगी, 3 क्वेश्चन करवा दिए। Which of the following differential equation has y equal to this as a general solution? तो y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्यों करना पड़ेगा 2 बार? क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें, c1 और c2। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, तो यहां से करोगे तो ये आ जाएगा यही, और यहां से करोगे तो फिर ये प्लस का साइन और ये बन जाएगा। यहां से ध्यान से देखो तो आपका ये चीज क्या बन रही है? अच्छा ये तो देखो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x क्या बन गया? ये तो आपका वही बन गया y। तो यहां से d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये y इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, बी ऑप्शन हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, खत्म। मैं कहता हूं मजा आ गया होगा इस वीडियो में, नहीं आया ना तो लाइक मत करना, और बताओ मजा आ गया होगा, 100% मजा आया होगा। Which of the following differential equations has y equal to x as one of its particular solution? तो y equal to x, y equal to x, आ जाओ डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और जब इसका करेंगे तो आ जाएगा 1। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब dy अपॉन dx की वैल्यू 1 है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 है, और y जो है वो x के इक्वल है। वैल्यूज रख रख के चेक कर लो, इसमें वैल्यूज रख रख के चेक कर लो। देखो ऑप्शन नंबर ए में रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस में अगर मैंने x को भी y मान लिया या y को x मान लिया तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x, ये कट गया। अच्छा नहीं कटा तो नहीं है, ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ ना, ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ। 0 माइनस, अच्छा हाँ कट गया ना, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 इक्वल टू x है, तो ये तो हुआ ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आ जाओ, ऑप्शन नंबर 2 भी मुझे नहीं लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आ गई x, और y की जगह पर भी x लिख दो तो ये आ गया इक्वल टू में 0 है, ये कट गया तो 0 आ गया। हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। चेक कर लो कि कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ठीक है ना। मैंने पहले क्या किया, y इक्वल टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव किया एक बार, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव किया, फिर इनकी वैल्यूज इसमें रख के चेक करी कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात? अरे बताओ क्लियर है, मजा आ गया? और बताओ, बहुत जल्दी 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूं मैं कैलकुलस के, जिसमें मैं जितनी भी कैलकुलस है पूरा पूरा कैलकुलस 15 मार्क्स का, उसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैलकुलस में से, पूरे कैलकुलस में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो मैं आपको 12-13 क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। और अगर प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में से आ गया तो मजा ही आ जाएगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, जरूर बताओ कमेंट करके, कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, मैं कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, सारे सब देखता हूँ, और जितना हो सकता है उतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आपके पास लेके आ रहा हूँ।
जितना हो सकता है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना? तो मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी मेहनत करो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय-बाय।